दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में भारत की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा कि मैं थाईलैंड था और वहां पे मैंने आप लोगों को एक हिंट दी कि शायद मैं यहाँ से जापान जाने वाला हूँ। और जापान का नाम सुन के आप लोगों में एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई, पर किसी कारणवश मुझे इंडिया आना पड़ा ट्रिप को बीच में छोड़ के। और अब इंडिया में अपने काम फाइनली निपटा के अभी से ठीक 1.5 घंटे बाद मैं यहाँ से फ्लाइट बोर्ड करने वाला हूँ टू द कैपिटल सिटी ऑफ द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, टोक्यो जापान की। दोस्तों हमेशा की तरह अपन लेट होने लग रहे हैं और मेरी फ्लाइट उड़ने में केवल 1 घंटा 25 मिनट बचे। VHZ एयरलाइन है मेरी, हनोई में ले हो रहा है शायद 1-1.5 घंटे का, और बस फ्लाइट छूट ना जाए। मैं बिल्कुल ही अनजान इंसान की तरह जापान जाने लग रहा हूँ। कुछ भी नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी ट्रेन लेनी है। बिल्कुल ही एक ऐसे इंसान की तरह जिसे कोई नॉलेज ही ना हो मानो। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। आई होप फ्लाइट ना छूटे, क्योंकि फ़्लाइट की कीमत जान के आप लोग हैरान हो जाओगे। एक साइड के 60,000 रुपये। तो चलते हैं, देखते हैं कि जापान अपने को एक्साइट कर पाएगा फाइनली या नहीं। एफ काउंटर है अपना, अभी तो खुली है, बोर्डिंग बच गई, बंद नहीं हुई। मुझे तो लग रहा था बंद ही ना हो गया वो गेट। भाई बहुत नुकसान होता है आज की फ़्लाइट छूट जाती तो, या छूट जाए तो। आप लोग चौंक जाओगे रेट सुन के ना, जो मैंने बताया। इतनी महंगी महंगी टिकट्स हो रखी है भाई वॉर की वजह से। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है, हर एक इंसान फ़ोन पे लगा हुआ है मैच देखने के लिए। पूरा एयरपोर्ट, आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए इंग्लैंड को, पूरा एयरपोर्ट फ़ोनों पे है। गेट नंबर है 11, यानी कि राइट साइड। लो भाई, फ़्लाइट की बोर्डिंग तो हालांकि शुरू हो चुकी होगी। फ़्लाइट उड़ने में अभी सिर्फ 40-45 मिनट बचे हैं, फिर भी अपन टाइम से घुस गए अंदर। 30-40 मिनट के अंदर मैंने वो करा रखी थी, फास्ट ट्रैक वाला रजिस्टर करा रखा है इमिग्रेशन के लिए। बिल्कुल खाली पड़ा भाई, वो लोगों को पता ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करते इंडिया में लोग। वो बिल्कुल खाली था वो काउंटर फास्ट ट्रैक वाला, और उसमें ना स्टैंप नहीं होता बोर्डिंग पास। उसके बाद जब मैं सिक्योरिटी करवाने गया अपने बैग्स वगैरह की, तो उन्हें गार्ड्स को भी नहीं पता था। वो बोले रहे आपकी स्टैंप का है, स्टैंप का है। फिर वो बोले रहे नहीं इन्होंने वो कराया फास्ट ट्रैक वाला, उन्होंने जाने दिया। फिर उसके बाद आगे CISF वाले ने पकड़ लिया, बोला स्टैंप नहीं है। वो अपने सीनियर को बुला के लाया, फिर बोला नहीं इनके शायद लगती नहीं। पता ही नहीं था मतलब एयरपोर्ट पे किसी को, क्योंकि ये लोग यूज़ ही नहीं करते, मतलब जो भी पैसेंजर्स हैं हमारे जैसे। क्योंकि वरना वैसे नॉर्मल इमिग्रेशन में काफ़ी देर लग जाती है और भीड़ भी होती है। उसमें वो स्टैंप करते हैं, पासपोर्ट भी, बोर्डिंग पास भी, पर अपना कुछ नहीं हुआ। भाई दिल्ली एयरपोर्ट की ना सबसे बढ़िया चीज़ ये है, ये वेंडिंग मशीन्स। इसमें 10 रुपये का पानी मिलता है आमतौर पर। 10 का ही होगा, बढ़ा तो नहीं दी गई। किधर है? 152 रुपये लिख रखे यार। पहले सेलेक्ट करते हैं, इस पे हो गए रुपए। दोस्तों इसमें पानी, अरे भाई मुझे गलत प्रूफ कर दिया, 10 की नहीं है ये। ओहो, ये तो 9 रुपये की है यार। ना ये तो बड़ा नहीं लायक दिया। हाँ जी, हाँ भाई बिल्कुल ले लो। सोचा नहीं था। बाकी दोस्तों हो सकता है वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ भी दे दूं। फ्लाइट उड़ने में बस आधा घंटा है, बोर्डिंग बंद होने वाली है, गेट बंद होने वाला है। इससे पहले कि अपनी फ़्लाइट छूटे, चलते हैं जल्दी से गेट पे, फ़्लाइट बोर्ड कर लेते हैं। फ़ोन में भी बैटरी कम है, 1% बैटरी रहेगी। कुछ और जो मैं बताना भूल रहा हूँ नहीं, एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस स्मूथ था। 1 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। अपन गेट पे आगे, लग रहा था फ़्लाइट छूटेगी पर छूटी नहीं। फ़्लाइट की कीमत थी दोस्तों 57,000 इंडियन रुपीज़ एक साइड की, दिल्ली से टोक्यो की। और वो भी VHZ, ये सस्ती सी एयरलाइन, बेकार सी। ये ढंग की एयरलाइंस की डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाती है जाने आने की इतने में, इससे भी काफ़ी कम में। देख लो भाई, बहुत महंगी पड़ी है फ़्लाइट। पानी भी थोड़ा बच रहा है। चलो, खाली लग रहा है मेरे को तो। 11 भी है शायद। 11 नंबर गेट पे गया मैं, बोले कि गेट तो चेंज हो गया, 8 नंबर हो गया। बंद कर देंगे यार, भाग ही लेते हैं, क्योंकि अब तोड़ने में 15 मिनट रहेगी, 20 मिनट। ये अभी तो खुला ही है, क्योंकि गेट चेंज है ना, इसलिए थोड़ी लेट होगी 5-7 मिनट अब। फाइनल कॉल हनोई।
Vì sự an toàn, điện thoại di động và các thiết bị điện tử phải được tắt nguồn hoặc आके बैठ गया दोस्तों सीट पे फाइनली। हालांकि मेरी खिड़की वाली सीट थी 35A, पर उधर एक भाई बैठा था, बोला कि सी है मेरी। मैं बोला सी 2 वाली है, पर इधर लेग स्पेस ज़्यादा है। फिर मैं इधर आ ही गया। उधर घुटने अड़ते थोड़े से। फिर भी पता नहीं कितनी लंबी फ्लाइट है, 4-5 घंटे की है। मिलते हैं आप लोगों से हनोई में। थका बहुत हुआ हूँ भाई, सोने की कोशिश करूँगा। सीट बढ़िया मिली हुई है, आगे नींद तो सही है। Once again, we would like to thank you for traveling with us today, and we look forward to seeing you again soon. Thank you. Please stop here, okay? आ गया भाई हनोई एयरपोर्ट पे। ट्रांसफ़र पे जाना है, मेरे अलावा कोई है ही नहीं शायद ट्रांसफ़र पे। सब इमिग्रेशन पे गए, मतलब सभी लोग इमिग्रेशन करा रहे यहीं आए होंगे। वियतनाम कनेक्टिंग फ़्लाइट्स और इमिग्रेशन VJ934। लो भाई, सिक्योरिटी चेकिंग अपनी होगी। गेट पे जाना था। कौन सा गेट है अपना? 8 कितने मिनट पे है VJ934। ये रही गेट नंबर 33। 450 मीटर की वॉक है यहाँ से। चलिए। bài bản có nhà thiết kế mà. मेरी फ़्लाइट है अभी से 1.5-2 घंटे बाद टोक्यो जापान की। और एशिया में स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ये वाले जो पार्ट्स हैं एशिया कॉन्टिनेंट के, इसमें मैं मोस्टली कंट्रीज़ जा चुका हूँ सारी, सिवाय जापान के और फिलीपींस भी मैं नहीं गया। दोनों देश मैं पिछले 2-3 सालों से कोशिश कर रहा था कि भी अब चला जाऊँ, पर कभी जा ही नहीं पाया। अब फाइनली आज मैं जाके अभी से कुछ ही मिनटों बाद अपनी फ़्लाइट बोर्ड करूँगा जापान की कैपिटल टोक्यो की। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मतलब इतने देश जाए बाद है ना, वही बात है, ये एक्साइटमेंट ख़त्म से हो जाती है नए देशों की। पर जापान के बारे में हर इंसान से इतना सुना है भाई, सबसे यूनिक देश है, बहुत से लोगों की फेवरेट कंट्री है। एनीमे वगैरह में देखता नहीं, पर फिर भी काफ़ी मशहूर है, खासकर अपने बच्चों में। तो चल के देखेंगे भाई। एयरपोर्ट बाकी पूरा सुनसान पड़ा है, हनोई का ही एयरपोर्ट। सुबह का वक्त है, 6:15 6:30 हो रखे है, सॉरी 6:45 हो रखे है। खाली पड़ा है, सोने की जगह जगह। लो भाई, फाइनली ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा की ट्रैवलिंग के बाद आज मैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान देश की फ़्लाइट अब फाइनली बोर्ड करने ही जा रहा। फ्लाइट में बैठते ही सोएंगे, सो तो पाए नहीं। इंडिया की इस टाइम सुबह के 6-7 बज रहे होंगे, नींद आ रही है वैसे। The local time is 22
4 p.m. थैंक यू। वेलकम टू जापान। पता नहीं प्लेन में अनाउंसमेंट हो रही थी लास्ट में लैंड होने के बाद, लैंड होने से पहले सुनाई दे रहा था कि किसी भी प्रकार का एनिमल मीट या डेयरी आप अपने साथ नहीं ला सकते, ये जेल हो जाएगी, फाइन लग जाएगा, ये वो। पता नहीं, अपने तो बैग में है नहीं, खैर खाली है। भाई फाइनली टच डाउन कर चुके हैं अपन नरीटा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में। वक्त हो गया शाम के 4 बजे। फिलहाल लैंड होके जाने लग रही है इमिग्रेशन की तरफ। उसके बाद इमिग्रेशन से हमें पहुंचना है टोक्यो सिटी। ट्रेन लेके पहुंचेंगे। जितना मैंने सुना है, सिर्फ इतना ही सुना है कि यहाँ पे टैक्सीज हद से ज़्यादा महंगी है जापान में, तो ट्रेन लेके पहुंचना पड़ेगा। और ये भी सुना है कि जो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बात तो शायद हम सभी लोग जानते हैं। सनसेट यहाँ पे जल्दी हो जाता है क्योंकि ठंड चल रही है, अभी मार्च का महीना आ गया वैसे तो, पर मेरे ख्याल से 1-1.5-2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। फ्लाइट को 3:25 पे लैंड होना था, 20 मिनट लेट थी, पर कोई नहीं, अब उम्मीद करते हैं अंधेरे से पहले अपन निकल जाए एटलीस्ट बाहर। पहुँचे तो नहीं गए सिटी में जब तक रोशनी है, पर एयरपोर्ट से तो निकले। इमिग्रेशन की लाइन में था मैं और देखा कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। फिर मैंने पूछा एक स्टाफ से कि अराइवल कार्ड बनना है क्या? बोली हाँ, ये इमिग्रेशन कार्ड उठा लो, ये बनना है। अभी क्या क्या इसमें नेट तो मेरा चल नहीं रहा, वाईफाई जोड़ते हैं, उसमें लिखे हुए एड्रेस वगैरह यहाँ के। इमिग्रेशन हो गई है कंप्लीट। कोई भी स्टैंप नहीं मारी पासपोर्ट पे, पर एक स्टिकर चिपका है कि 90 दिन तक की एंट्री अलाउड है। मेरा जो जापान का वीज़ा है वो 5 साल का वीज़ा है, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। मैंने 9 दिन का स्टे दिखा रखा था, हालांकि रुकूंगा शायद ज़्यादा दिन ही, और टाइम लगा ही नहीं बिल्कुल। इमिग्रेशन 2 मिनट के अंदर होगी। बैग लेते हैं। कौन सी बेल्ट है अपनी? क्या टीवी स्क्रीन है यार, बड़ी मस्त लगी मेरे को तो। अपनी फ़्लाइट किधर है लेकिन इसमें वो रहा A2 पे है, VH जेट एयर अपनी VJ934। A2 किधर है? अपने पड़ोस में ही है। इमिग्रेशन कस्टम्स सब हो गया। कस्टम्स पे फिर भी थोड़ी देर लग गई, भीड़ थी। बैठ के बताता हूँ आपको पूरा एक्सपीरियंस अभी एयरपोर्ट का। जैसा मैंने पहले ही बताया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे जाना है, क्या करना है, सिम कार्ड लेना है नहीं लेना, किधर मिलेगा, ट्रेन किधर मिलेगी, कैसे शहर पहुँचा जाए। अंधेरा तो नहीं हुआ अभी बाहर। इनसे पूछते हैं। लाइक दिस वन, दिस इज These 3 are alright. Okay. You can buy this one from Yeah. the vending machine downstairs. Okay. You can buy the Passmo at Okay. the Skyliner counter, Okay. Skyliner Information Center. all these 3 will work in the Skyliner train, right? Actually, if you take a Skyliner, if you have this card, Yeah. you have to buy another special separate ticket. Okay. This will work for the other trains. Okay, got it. थोड़ा सा आइडिया तो लिया है ट्रेन का। यहाँ पे सिम कार्ड है, खरीद ही लेते हैं। एक बार रेट देखते हैं। ये है भाई कुछ और सिम कार्ड, रेट देख लो। एक तो इनकी करेंसी क्या है, येन है। मेरे को तो पता ही नहीं येन कितने के होते हैं। अभी पता नहीं 2,500 इंडिया के 2 करोड़ भी हो सकते हैं, 200 रुपये भी हो सकते हैं। मैंने कन्वर्जन देखी नहीं भाई, पर नहीं होंगे भाई, ये मेरे ख्याल से 1.5 गुना होता है शायद। तो एयरपोर्ट पे अब मैं अराइवल्स पे आके बैठ गया और थोड़ी देर मैंने अब समझने की कोशिश करी कि भाई किधर जाना है, कैसे जाना है। गूगल मैप्स पे देखा। सबसे पहले तो आपने इनके सिम कार्ड्स के रेट देखे कि कितने महंगे थे एयरपोर्ट पे। मतलब जो भी सिम कार्ड्स थे वो सिर्फ डेटा के सिम कार्ड्स थे, वो कॉलिंग होएगी भी नहीं, उस पर सिर्फ डेटा चलेगा। और वो सिम कार्ड ही मतलब येन में देखा मैंने कन्वर्जन, 1 येन में 0.58 इंडियन रुपी का रेट था। तो यानी कि 15-20 दिन का सिम कार्ड या 1 महीने का सिम कार्ड कोई 4-5 हज़ार से कम का था ही नहीं, जिसमें डेटा भी कितना 20 GB मिलेगा, 15 GB। तो इससे बेहतर मैंने क्या किया कि मैंने ऑनलाइन ही ई सिम ले लिया, $12-13 का शायद, 1 महीना वैलिड, जिसमें मुझे 20 GB डेटा मिल गया। तो यहाँ से मैंने ई सिम नहीं लिया, मैंने ऑनलाइन खरीद लिया ई सिम। काफ़ी सारी ऐप्स होती है ई सिम्स की,
तो उसमें से एक ख़रीद लिया। अभी तक मैं वाईफाई से कनेक्टेड था, अब अपने ई सिम पे मैंने गूगल मैप्स इस सिटी के डाउनलोड कर लिए ऑफलाइन मोड पे भी, कि मेरा इंटरनेट ना चले तो मैं मैप्स एक्सेस कर सकूँ। अब एक बढ़िया चीज़ मेरे को जापान की अभी तक पता है क्या लग रही है, कि टेक्नोलॉजी वाइज मेरे को चाइना से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन चाइना में क्या प्रॉब्लम हुई थी, ठीक इसी तरह जैसे ही मैं अराइवल पे आके एयरपोर्ट पर बैठा था, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कोई भी टैक्सी ऐप नहीं चल रही थी, गूगल ट्रांसलेट, गूगल मैप्स कुछ भी नहीं चल रहा था। मतलब इतना ज़्यादा मैं बिचड़ गया था, कंफ्यूज हो गया था, मेरे कुछ समझ में नहीं आने लग रहा था कि भाई कैसे क्या बुक करूँ, कहाँ जाऊँ। पर ये चीज़ बढ़िया है, गूगल मैप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐप्स मेरी सारी चलने लग रही है। अब अपने को यहाँ से पहुँचना है मेरे एयरबीएनबी, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस क्या रहा वो बताता हूँ। आया मैं, इमिग्रेशन बिल्कुल सिंपल थी, ऑनलाइन एक फॉर्म भरना था, चाहे फिजिकली भर दो चाहे ऑनलाइन भर के उसका QR कोड आता है, वो आपको लेके इमिग्रेशन पे जाना था साथ। वो मैंने फॉर्म ही भरा फिजिकली, पर इतनी भीड़ थी नहीं इमिग्रेशन पे, थी पर अच्छे से मैनेज कर रखा था। 5 मिनट लगी होगी, 10 मिनट मैक्सिमम, 10 भी नहीं लगी। इमिग्रेशन पार हुई, उसके बाद कस्टम्स का भी अलग से फॉर्म होता है, या फिर ऑनलाइन आप QR कोड ले सकते हो, जनरेट कर सकते हो। मैंने वो भी फॉर्म भरा फिजिकली, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऑनलाइन ही भर लो, क्योंकि जो मैंने फिजिकली फॉर्म भरा ना उसमें भीड़ ज़्यादा थी, लाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। उधर मेरे को देर लगी, 15 मिनट लगी होगी, 20 मिनट बल्कि कस्टम्स पे। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के मैं यहाँ बाहर बैठ गया। तो मतलब कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं। सभी लोगों ने बाकी मास्क लगा रखा था, सभी एम्प्लॉयज़ ने, स्टाफ मेंबर्स ने। इनफैक्ट नॉर्मल पैसेंजर्स भी जो जापानीज़ लोग हैं बहुत ही शर्मीले हैं, मतलब अपना मुंह ढक रखा है सब ने, और एकदम इंट्रोवर्ट से बोलेंगे नहीं। मैं इधर हेल्प काउंटर पे गया, इधर से मैंने थोड़ा ट्रेन का हिसाब किताब पूछा कि भाई कहाँ से जाना है, कहाँ जाना है। काफ़ी हेल्पफुल थी वो लेडी। अब मेरे को जहाँ जाना है ना, जिधर मैं रुका हुआ हूँ, वो पार्ट है यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर। आप लोग सोच रहे हो कि भाई कौन से शहर जाना है मेरे को, तो एक्चुअली में आप लोग जानते हुए कि टोक्यो बहुत बड़ी सिटी है। इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। लेकिन टोक्यो भी पार्ट है GTA का, यानी कि ग्रेटर टोक्यो एरिया का। ग्रेटर टोक्यो एरिया का पार्ट है टोक्यो, और टोक्यो सिटी में भी लगभग 23 वार्ड्स या सिटीज़ आती है, यानी कि सब सिटीज़ लगा लो। और उन्हीं में से एक वार्ड या सिटी, यानी कि सुमिदा सिटी में मेरा एयरबीएनबी, उधर मेरे को जाना है यहाँ से। अब जाने के तरीके क्या है, या तो मैं ट्रेन से जाऊँ या टैक्सी से जाऊँ। टैक्सीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है जापान में। मैंने अभी ऊबर खोल के देखा, यहाँ से जो मेरा एयरबीएनबी है वो 53 किलोमीटर दूर है, और टैक्सी का उसका रेट दिखाने लग रहा है अपने भारतीय 20,000 रुपये ऊबर के, यानी कि येन में 30,000 से भी ज़्यादा है। तो इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि अपन ट्रेन लेके वहाँ पे पहुँचे। गाड़ी में हालांकि 1 घंटे का सफ़र है, ट्रेन में लगभग 1.5 घंटे का सफ़र है, और ट्रेन मेरे को बदलनी पड़ेगी 1 या 1 से ज़्यादा भी। नीचे चल के ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन का हिसाब किताब देखते हैं, एक कार्ड बनवाना है, वो कार्ड चलता है मोस्टली ट्रेन में, पर कोई स्पेशल ट्रेन है उसकी अलग से टिकट लेनी होती है। यहाँ से उठते और बाहर मेरे ख्याल से अब अंधेरा हो ही चुका हो गया। इस कश्मकश में जब मैं लगा हुआ था फ़ोन में सारी चीज़ें समझने में, देखने में। बाकी मैंने 1-2 दोस्तों से पूछा, वो भी फ़िलहाल अभी टोक्यो थे, तो कुछ रिकमेंडेशंस मैंने उनसे ले ली। मैं अपने बैग्स उधर रख के आसपास इधर घूमने लग रहा था, और ये देखो कैसे ATM है इधर। ऐसा तो मैंने ATM कहीं देखा ही नहीं पहले पूरी दुनिया में। बिल्कुल ही अलग ATM है यार ये तो। पासबुक, कार्ड, ये जापानीज़ में है, इंग्लिश, पोर्टुगीज़ भी कर सकते हैं इसमें लैंग्वेज। पता नहीं पोर्टुगीज़ क्यों दे रखी है। ओवरसीज़ कार्ड, अदर ब्रांड। अब इसमें कार्ड डलेगा किधर? अच्छा, कार्ड उधर डलेगा। बड़ा कमाल का ATM है। सिर्फ ये ATM तो ऐसा नहीं, क्या पता बाकी बैंक्स के नॉर्मल होते हो। उधर ये वेंडिंग मशीन्स खूब सारी, इधर कुछ और ATMs है। अरे भाई ये तो सारे ही ATM ऐसे इधर, हर बैंक का। ये देखो, मतलब टिपिकल ATM से कितने अलग है। इसमें स्क्रीन नीचे है, वरना टिपिकल ATM में स्क्रीन सामने होती है। इधर कुछ है ही नहीं सामने। इंग्लिश, यार ये पोर्टुगीज़ क्यों देने लग रहे हैं, मेरे नहीं समझ में आ रही। विड्रॉल, Some ATMs are not equipped to handle passbooks or coins। मतलब इनमें आप पासबुक भी डाल सकते हो, कार्ड भी। कमाल है। वेंडिंग मशीन्स तो यहाँ मेरे ख्याल से इंसानों से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये एक एक्सचेंज, ऑटोमेटिक एक्सचेंज है, जिधर आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। ये तो खैर मैंने देखी है, चाइना में भी थी एयरपोर्ट पे ऑटोमेटिक एक्सचेंज। दोबारा अपने को जापान में देखने को मिली। इधर क्या ये पासपोर्ट के लिए गए, शायद ID स्कैन करने के लिए, और फिर इसमें पैसे डालो, और जोन सी करेंसी आपको चाहिए उस करेंसी से आपको जापानीज़ येन दे देगा। अभी अपने पास इनमें से कौन सी है, इसमें से US डॉलर्स पड़ी है मेरे पास, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़ी है बैग में, यूरोस पड़े बैग में, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड भी पड़े बैग में मेरे पास, न्यूजीलैंड डॉलर नहीं है, मैक्सिकन पैसो भी लेता है।
पर ऑब्वियसली अपने पास पड़े नहीं है। मेरे पास बहुत टाइम से ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पड़े थे, फालतू के, यूज़ ही नहीं होने लग रहे थे। मैंने सोचा वो एक्सचेंज करा लेता हूँ, पर ये जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज थी इस पर कोई रेट बढ़िया नहीं मिल रहा था, तो मैंने चेंज करा ही नहीं। नीचे चलते हैं ट्रेन स्टेशन पे और पहुँचते हैं अपनी सुमिदा सिटी। ये कार्ड लेना है अपने को, सूका, नीचे मिल जाएगा शायद। यार फुल फ्लेजेड ट्रेन स्टेशन है ये, एयरपोर्ट के बिल्कुल नीचे। मतलब मैं तो सोच रहा था नॉर्मल स्टेशन होगा, एक दो ट्रेन जाती होंगी, पर यहाँ तो कई लाइंस जाने लग रही है। किधर जाए अपन, किधर से ले कार्ड? अच्छा उधर ये कार्ड लेने के लिए लाइन लगी हुई है शायद, टिकट लेने की। ये तो है स्काईलाइनर ट्रेन की टिकट। इधर ये फास्ट ट्रेन है, एयरपोर्ट से अपने को आगे एक स्टेशन पर पहुंचा देगी। उधर से भी लेकिन अपने को चेंज करनी पड़ेगी और एक दो ट्रेन और लेनी है। उन ट्रेन की टिकट के लिए अपने को सूका कार्ड लेना पड़ेगा या शायद कोई और कार्ड, तो वो मैं देखने लग रहा हूँ, वो मैं देखना चाह रहा हूँ। भाई कितने सारे काउंटर्स है, कितने काउंटर्स है यार, समझ में नहीं आने लग रहा। कितना कन्फ्यूजिंग है भाई, पहली बार मेरे जैसे के लिए तो बिना कोई हेल्प लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। ये तो आ गया भाई सूका कार्ड वाला अपना काउंटर। क्या दबाओ, ये है क्या? ये रहा। 28 दिन तक वैलिड है कार्ड। रिमेनिंग बैलेंस कैन नॉट बी रिफंडेड, द कार्ड कैन नॉट बी रीइशूड वंस लॉस्ट। एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि इस कार्ड में ना शुरू में तो ऑनलाइन पेमेंट डल जाएगी मेरे कार्ड से, बाद में अगर मेरे को इसे रिचार्ज कराना है ना तो मेरे को कैश में पेमेंट देके रिचार्ज कराना पड़ेगा। अब पता नहीं ये बात सच है नहीं है। अब ये 5000 का मैंने ले तो लिया कार्ड, इंसर्टेड अमाउंट, अरे भाई उससे दूंगा मैं कार्ड से। सूखा कार्ड, इसके पैसे रिफंड नहीं हो सकते, बच के तो यूज़ ही करना पड़ेगा ये। पर ये चल जाता है हर जगह, जितना मेरे को पता है जापान में, सिर्फ ट्रेन में नहीं, कई जगह यूज़ हो जाता है, कई जगह इससे पेमेंट हो जाएगी। अब अपन लेते हैं, क्या लेंगे मुझे खुद ही नहीं पता। एक बढ़िया चीज़ है कि गूगल मैप्स पे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि भाई कितने की जर्नी पड़ेगी, कितना टाइम लगाएगी ट्रेन। तो ये जो स्काईलाइनर है ये पहुँचाएगी 1 घंटा 12 मिनट में। ये वाली जो है केसी लाइन ये लगभग 1.5 घंटे में पहुँचाएगी, लेकिन इसकी कीमत दिखा रहा है 1100 येन और इसकी है 2500-2700 येन। तो यानी कि आधे से भी कम कीमत में ये वाली लाइन अपने को ले जाएगी। 10 मिनट फालतू लगेगी, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए तो इतने सारे रुपए बचाए जा सकते हैं। इसी लाइन से चलेंगे, पर मेरे को ये नहीं पता इधर ये कार्ड अपना सूखा काम करेगा या नहीं करेगा। देखते हैं, भीड़ रहेगा इधर। हाँ भाई क्या हाल है? ये क्या है? चल गया अपना सूखा कार्ड, तो इसने धोखा तो नहीं दिया। पर ये ना सिर्फ केसी की लाइन पे चलेगा, जो स्काई लाइनर या जो एक्सप्रेस लाइन है उस पे काम नहीं करेगा। ये नॉर्मल जो केसी मेन लाइन, इस पे काम करना चाहिए। ये इस वाली लाइन से जाना पड़ेगा, तेज़ वाली में नहीं चलेगा शायद। ये मिल गई, यही लाइन लेनी है अपने को, केसी ऊनो जो भी है, इस स्टेशन में जाना है। ट्रेन तो वो आ गई, लेकिन भीड़ देखो आप कितनी है। ये लाइन है दोनों तरफ जाने लग रही है, एक उस तरफ एक इस तरफ। Bound for Narita Airport will be arriving soon on track number 4. पता नहीं भाई नंबर आएगा भी या नहीं आएगा इतनी भीड़ में। This train will stop on it. The next stop is Most JS 39.
इधर से अपने को अब ट्रांसफ़र करना है शिंजुंकू लाइन के लिए। यहाँ से चलते हैं। सूखा चल नहीं रहा अपना, क्या बात, दिखा तो रही इसमें सूखा। मैंने 5000 येन डलवाए थे अपने सूखा कार्ड में और यहाँ पे लग नहीं रहा था, तो मैं इंफॉर्मेशन वाले डेस्क पे गया, हेल्प डेस्क पे। उन्होंने वो टैप करा तो 5000 येन में से 4100 कुछ येन बच रहे थे उसमें। पता नहीं क्यों, शायद मैंने 2-3 बार टैप कर दिए थे इसलिए काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया, सीधा चल गया था कार्ड। तो बाहर मीठी मीठी ठंड है, वैसे रात को टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब हो जाएगा। ये स्टेशन है अपना, जिधर से अपने को अगली लाइन पकड़नी है। शिंजुंकू लाइन वैसे बड़ी लाइन है, इसके बाद चेंज नहीं करनी, यहीं से बस एक ट्रेन लेनी है और ये वाली ट्रेन सीधा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचा देगी अपने को, शिंजुकू लाइन। शिंजुकू लाइन वैसे बड़ी लाइन है, मेन लाइन है शायद यहाँ की, मेन लाइन में से एक है। खैर पहला ही दिन है मेरा, तो क्या ज्ञान दे रहा हूँ मैं अभी, मुझे खुद ही नहीं पता। अपने स्टेशन पे उतर तो गया मैं, पर ये चीज़ मस्त लगी। यहाँ पे पानी पी लो, मुंह धो लो, पैर धो लो और सामने शीशे में श्रृंगार भी कर लो। ये आ गया फाइनली किकुकावा स्टेशन, जिधर मेरे को उतरना था। अब यहाँ से मेरे ख्याल से 6 मिनट की वॉक है और मेरा एयरबीएनबी फाइनली आ जाएगा। एग्जिट A4 से निकलना है। जगह जगह कार्टून बने रहते हैं, हर चीज़ कार्टून के साथ दिखा रखी है। लो भाई, एक आखिरी बारी आज के दिन हवा चल रही है, तो अपना सूखा टैप कर देते हैं। ले भाई सूखे, लो भाई पहुंच गए फाइनली अपने स्टेशन और बाहर निकल गए। ठंड है बाहर, वेंडिंग मशीन्स हर जगह की तरह। मस्त सा एक स्क्वायर है। अभी तो मेरे को लग नहीं रहा ये दुकानें देख के जापान में मैकडॉनल्ड्स और बास्किन एंड रॉबिन्स। ठंड है मीठी मीठी, मस्त जो वेदर होता है मेरा फेवरेट वही है। बारिश भी नहीं हो रही, मीठी मीठी ठंड। यहाँ से मेरा एयरबीएनबी नज़दीक ही है और बढ़िया बात क्या है कि जो ट्रेन स्टेशन था, जो भी नाम था किकुकावा शिंजुंकू लाइन, ये नज़दीक थी। अगर आपके आसपास ट्रेन स्टेशन है ना, तो कम्यूट करना काफ़ी आसान है टोक्यो में। और बहुत महंगा भी है टोक्यो, मतलब ख़ास करके इन दिनों एयरबीएनबी होटल्स चल के आपको दिखाऊंगा मेरे वाला और कितने का था। सड़क पे मुझे दिखा एक पर्सनल जिम। मैंने पहले कभी ऐसा कोई जिम नहीं देखा जिसके बारे में लिख रखा हो पर्सनल जिम। पता नहीं यहाँ पे लोग शर्मीले है, वैसे क्या पता अकेले एक्सरसाइज करने के लिए अब ले सकते हो, कुछ नहीं पता। सच्चाइयाँ देखेंगे हम जापान की जैसे जैसे इधर घूमेंगे। ये कहने का एक जापानी बस स्टॉप। बाकी दोस्तों कब से ट्रैवल करने लग रहा हूँ यार मैं। मेरी दिल्ली रात 12 बजे की फ़्लाइट थी, यानी कि उस टाइम टोक्यो में सुबह के 3:30 बजे होंगे और एयरपोर्ट्स जाने के लिए मैं पहले ही निकल गया था। मतलब यूँ मान लो टोक्यो के रात के 12 बजे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी टोक्यो के रात के 8 बजने में 5-7 मिनट बच रही होगी।
तो यानी कि पिछले 20 घंटे से मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल करने लग रहा हूँ। सुनसान सा लग रहा है ये एरिया तो बाकी। आज फ्राइडे की रात है 8 बजे। ओबियसली मेन ये इनका शिबुया स्क्वायर नहीं है, पर उससे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हम। पहले तो चल के बैग्स रखेंगे एक बार, शायद इधर ही मुड़ना था। इधर सीख है एयरबीएनबी, और इंटरेस्टिंगली जो एयरबीएनबी का होस्ट है वो कोई इंसान नहीं है, मतलब मशीन ही मेरे से बात करने लग रही है। ऑटोमेटेड रिप्लाइज है सारे। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि अकेले जने हो, कब पहुँचोगे, कहाँ आगे। मतलब कि यहाँ पहुँचने से पहले आ रहे थे मेरे पास ये सारे मैसेजेस कि भाई कितने लोग हो आप, कब तक पहुँचोगे। फिर मैंने बदले में सवाल पूछा तो बोला मैं तो मशीन हूँ अभी भी, कि आप ठीक ठाक पहुँच गए, क्या सब सही है, क्या मुझे बताओ किस चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूरत तू समझे भी गा। यही है बिल्डिंग जिसमें जाना है। $301 है मेरा शायद। क्या दे दिया ये गैस स्टोव सी। अच्छा इसका पासवर्ड है क्या कोई? अरे हाँ इसका तो पासवर्ड था। इसमें मैंने पासवर्ड डाल तो लिया, पर ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गैस का रेगुलेटर सा दे दिया, इसमें किस तरह पासवर्ड डलेगा। ये जापानी भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। क्या चीज़ है ये? अब तो क्या भूत की फ़ोटो लगा रखी है इसमें, तो वापस रख ले भाई नीचे। यार ये जापानी लोग पागल नहीं है, पागल मैं हूँ। इतनी देर से लॉक डाल रहा था, ये तो खुला पड़ा है गेट। अंदर है मेरा कमरे का लॉक अलग से। हेलो भाई, लंदन में जब मैं ह्यूस्टन स्टेशन के पास में रुका था, उस एयरबीएनबी की याद आ गई। वो भी ऐसा था, इतना छोटा बीड़ा बीड़ा। ये है भाई मेरा। तो बैग रख दिए भाई। ये है कमरा अपना, साथ में एक ये वॉशरूम छोटा सा, बहुत ही छोटा है यार, मतलब नाम गई। टॉयलेट सीट, साथ में वॉश बेसिन, वहीं साथ में बाथटब, तीनों चीज़ें इतना में आ गई। इसमें खड़े होते हैं। वैसे शीशा भी है सामने, बहुत सही है। मैं सामने खड़ा होके, शक्ल तो नहीं पर यूँ बेल्ट की फिटिंग सही आ रही है वो चेक कर सकते हैं इसमें। और ये शावर है इनका नहाने के लिए। अब हांगकांग की याद आ गई मुझे शावर देख के। चलते हैं बाहर। ये कुछ खिड़की से नज़ारे बाहर रोड के, पड़ोस के। अभी तो अंधेरा है। दूर मुझे एक दुकान दिख रही है सामने वहाँ पे, और एक ये वर्क डेस्क सा है। एक खिड़की ये है जिधर अभी बाहर कुछ दिख नहीं रहा, शांति है। एक गाड़ी तो आई है किसी की, लॉक कर दी। और ये है भाई अपना कोट टांगने के लिए एक छोटा सा क्लोजेट है, ठीक है। उधर वो फ्रिज, माइक्रोवेव, और ये है भाई मैसिव किचन। ये देखो भाई क्या शानदार किचन है। इधर मैं बढ़िया खाना बनाऊंगा अगर मैं खाने को देख पाया तो, है ना। ये चिमनी है और यहाँ पे मैं गैस पे बढ़िया खाना बना सकता हूँ। बढ़िया जो भी मेरा मन करे इधर मैं आराम से सेक सकता हूँ, मजा आएगा, है ना। ये बेड है। इस घर की कीमत बैठ के ही बताता हूँ आपको। आ गए दोस्तों अपने महल में। पहले तो एक किताब और देख लेते हैं। अच्छा, हाउस रूल्स भी लिख रखे हैं। चेक इन टाइम आफ्टर 4 PM, चेक आउट टाइम बिफोर 11 AM। 4 बजे के बाद चेक इन करोगे, 11 बजे से पहले चेक आउट करोगे। यानी कि आपको 24 घंटे क्या 20 घंटे भी पूरे नहीं मिलते, 19 घंटे से भी कम मिलेंगे अगर आप सिर्फ एक रात के लिए तो रुकोगे तो। कीमत अभी बताऊंगा ऑब्वियसली। 11 बजे के बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो हर 30 मिनट के 1000 येन लगेंगे। ठीक है भाई, इतने सारे रूल। ये लाउड नहीं है, वो लाउड नहीं है, ये कुकर ऐसे यूज़ करना, जगह है यूज़ करने की। एनीवे, ये जो मैंने कमरा लिया ना, जैसे मैंने कहा, मुझे एक तो हांगकांग के कमरे की याद दिला दी कि वो इतना छोटा था, उससे तो अलग ही बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में, नीचा था क्योंकि वो। और लंदन में ह्यूस्टन में जो मैंने एयरबीएनबी लिया था उसकी याद दिला दी क्योंकि वो सच में बहुत छोटा था। लंदन वाले से बड़ा है। लंदन वाले के बेड के आगे कुर्सी डालने की जगह नहीं थी।
इसमें एटलीस्ट वो तो, और खिड़की उससे बड़ी है लंदन वाले से। हाँ, पर सीढ़ियाँ बिल्कुल वैसी सी है, भीड़ी भीड़ी एकदम पतली, पड़ो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब सुनता है। एक और रूल था इसमें, 10 बजे के बाद शोर नहीं बजाना, क्वाइट आवर्स है। अभी 10 बजे नहीं है, 8:30 हुए। एनीवे, तो हाँ, लंदन की किचन भी बाहर थी मेरी, पर इसमें किचन बहुत ज़्यादा मैसिव है, लग्जरियस है, वो इन्होंने अंदर ही दे दी। एनीवे, लंदन में जो मेरा यूस्टन में कमरा था उसकी कीमत थी एक रात के 11,000 रुपये, शायद 10 या 11,000 रुपये। हांगकांग में जो था उसकी मुझे कीमत नहीं याद, हांगकांग में एक ही रात रुका था। लंदन कई दिन था मैं, जिसमें से 3-4 रात में एक ऐसे एयरबीएनबी में रुका था। टोक्यो में काकुकीवा जो भी ये जगह का नाम है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, सुमिदा सिटी में ये जो मेरा एयरबीएनबी है इसकी कीमत एक रात की है 9,000 कुछ रुपए भारतीय। यानी कि मैंने 3 रातों का शुरू में बुक करा है, जिसकी कीमत मेरे खाते से कटी है 27,000 कुछ अपने भारतीय रुपए। टीडीएस वगैरह मिला के ज्यादा भी होगी, पर इसकी कीमत 3 रातों की 27,000 कुछ है, एक रात की 9,000 कुछ इंडियन रुपीज, जिसके हिसाब से मुझे लगता है बहुत महंगा है। मतलब ऑब्वियसली टोक्यो इज एन एक्सपेंसिव सिटी, पर एट द एंड है तो एशिया में ही ना यार। मैं टाइम स्क्वायर पे तो नहीं रुका हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं टोक्यो के बिल्कुल सेंटर में नीचे मेरे शिबुया स्क्वायर है यहाँ रुका हुआ हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस है ज़्यादा। और इनफैक्ट अगर आप बात करोगे मेरी फ़्लाइट टिकट की, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में पहले ही बता चुका, मैंने दिल्ली से टोक्यो की वो घटिया सी एयरलाइन VietJet एयरलाइन की फ़्लाइट ली है, 1 वे की, भारतीय 57,000 कुछ, ऑलमोस्ट 58,000 रुपये की एक तरफ की मेरी फ़्लाइट थी, सिर्फ 1 वे की। जबकि यूजुअली अच्छी एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस या एयर इंडिया या बड़ी जो भी एयरलाइंस है, उनकी डायरेक्ट कैथे पैसिफिक, उनकी डायरेक्ट फ्लाइट हो जाती है दिल्ली से टोक्यो की, और वापस टोक्यो से दिल्ली की 40-42-45,000 का राउंड ट्रिप पड़ता है अपने भारतीय रुपयों का। लेकिन अभी फ़िलहाल इस समय मैंने एक टिकट के 60,000 रुपये दिए ऑलमोस्ट। कारण क्या है, कई कारण है। एक तो मार्च एंड अप्रैल स्टार्टिंग में इनका चेरी ब्लॉसम सीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है। एक कारण तो ये अभी चेरी ब्लॉसम आने वाला है इनका, पीक ब्लूम जो होगा। दूसरा कारण ये कि युद्ध छिड़ी हुई है दुनिया में, युद्ध की वजह से लोग रूट्स चेंज करके निकल रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल होने लग रही है, बहुत सारी यूरोप से जो मिडल ईस्ट के थ्रू आने लग रही है या एशिया में आने लग रही है, तो काफ़ी लोग जापान साइड के रूट से जाने लग रहे हैं, यूएस वाले या जो भी लोग, उस वजह से फ्लाइट्स के प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन मेरी क्या मजबूरी थी कि मैंने करा ली इतनी महंगी फ्लाइट। अभी मेरे को जापान में आए कितने 15 मिनट हुए अपने कमरे में आए, अभी तक मैं कितने पैसे इस ट्रिप पे खर्च कर चुका, 60,000 रुपये की मेरी फ्लाइट, 27,000 का ये ट्रेन के जो खाते में गलवाए, लगभग 1 लाख रुपए मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका। अभी तक मैंने यहाँ पे एक दाना भी नहीं खाया अनाज का, वो तो पानी भी नहीं पिया जब से मैं इस देश में हूँ। 1 लाख रुपए मेरे खर्च हो चुके। तो क्यों करे मैंने खर्च, आप लोग सोच रहे हो कि पागल है क्या, कहीं और चला जाता, आसपास चला जाता, किसी इतने महंगे देश, इस टाइम पे इतनी महंगी फ्लाइट लेके क्यों आया हूँ मैं। तो कारण यही है कि मेरा कंटेंट खत्म हो गया था यूट्यूब चैनल पे, मेरी वीडियोस खत्म हो गई थी, और मेरा मन जापान का ही था यार, सच बताऊँ तो। मैंने आप लोगों के आगे ही बोल दिया था कि थाईलैंड से मैं जापान जाने वाला हूँ। उस वक्त पिछले महीने सस्ती फ्लाइट थी, मैं इजीली आ सकता था, पर मैं आ नहीं पाया, मैं इंडिया चला गया। बहुत ऑप्शन थे मेरे पास, मैं एक बार यूएस भी जाने लगा था, न्यूयॉर्क, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले एक बार टोक्यो ही चलते हैं, अब चाहे कितना ही खर्चा हो। अगली वीडियो में चैनल पे जापान की ही डालूंगा, और वीडियो ना डालने से जो लॉस होता वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता, जो कि ऑब्वियसली इतने बीते दिनों में होता हुआ भी आया है। इस महीने में पिछले दिनों में आपने देखा होगा मेरे चैनल पे वीडियोस नहीं थी, तो वो लॉस ज़्यादा बड़ा है, इंस्टेड कि मैं अभी एक बार ज़्यादा पैसे दे के ट्रैवल करूँ। और इसके अलावा एक और कारण मेरा ये था कि मैं भी जल्दी ग्रुप टूर स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैं चाहता था कि मैं जापान से शुरुआत करूं अपने ग्रुप टूर्स की। आप लोगों को मेरे साथ मैं सबसे पहले कहीं घुमाने लेके जाऊं तो जापान में घुमाऊं। एनीवे, अभी चल के हो सकता है मैं शायद बाहर जाके कुछ खाना खाऊं, हो सकता है मैं नहाते ही सीधा सो जाऊं, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैं बाहर गया भी खाना खाने तो मैं बस नीचे तक जाऊंगा, ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं करूंगा और ना मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज के दिन मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता था कि मैं जापान में पहुंच गया। अब मैं जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करूंगा, जब मैं फाइनली टोक्यो में बाहर निकलूंगा, घूमूंगा, वो सब रिएक्शंस, वो सब एक्सप्लोरेशन मैं आज नहीं करना चाहता, वो मैं अगली वीडियो में करना चाहता हूँ कि भी टोक्यो में, जापान में, एज अ टूरिस्ट, एज एन इंडियन टूरिस्ट,
मेरा पहला दिन कैसे जाता है। तो वो सारा पार्ट मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, इसलिए मैं जाके कुछ देखना ही नहीं चाहता अभी। कोशिश करूंगा मेरे बैग में कुछ मिल जाए वो खा लूं, वरना नीचे किसी दुकान से जाके दूध लेके वो पी के सो जाऊंगा। बाय चांस अगर मैं फिर भी कहीं जाता हूँ कुछ खाने पीने तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूंगा, पर मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी आज कुछ भी और चीजें, आज और भी स्टिमुलाई लेने का। एनीवे, आज की वीडियो को रखते हैं अपन यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सफर पसंद आया होगा। मिलता हूँ आप लोगों से एक नई एनर्जी के साथ एक नई सुबह में टोक्यो की सड़कों से। गुड बाय।